ओके, सो अपन ने अपील चालू किया था। अपील्स में मैंने ये पढ़ाया था, सेक्शन 107 स्टैंड्स फॉर अपील टू अपीलेट अथॉरिटीज, दैट इज कमिश्नर अपील। 108 इज रिविजनल अथॉरिटी एंड 111 से अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर अपील जो है वो चालू हो रहा है। सो 107 सेक्शन है, दैट इज अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। 108 अपन ने पढ़ा था, रिविजनल अथॉरिटी के पास पावर होता है। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज 112 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील गया तो क्या होएगा। ऑलमोस्ट सेम एज योर सेक्शन 107 है। सिर्फ थोड़े बहुत एकदम माइनर डिफरेंस है जो तुम लोग को अपने आप ही समझ जाएंगे। सेक्शन 111 मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो तुम लोग को एक बार रेफर करने का है। सेक्शन 111 बस यही बोलता है कि जो प्रोसीजर है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, वो प्रोसीजर उन लोग खुद रेगुलेट करेगा, बराबर है। बट उन लोग को ये प्रोसीजर बनाने के लिए उन लोग नेचुरल जस्टिस का पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। सो दे मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस व्हाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज फॉर प्रोसीजर टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेकंड पॉइंट बोलता है दे विल हैव सेम पावर एज दैट ऑफ सिविल कोड, जो अपन ने एडवांस रूलिंग में भी पढ़ा था। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी विल हैव सेम पावर एज दैट ऑफ सिविल कोड, दैट इज टू समन समवन, इंक्वायरी फॉर डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस फॉर एविडेविट्स, ओथ, अंडर एन ओथ वो कुछ भी लिखा सकता है आप लोग को, एंड सो ऑन। सो they will have same power, appellate tribunal will have same power as that of civil court. Execution of its order, तो वो local limits के अंदर execution कर सकता है order. An order made by the appellate tribunal may be enforced by it in the same manner as if it is a decree made by the court in a suit pending therein, and it shall be lawful for appellate tribunal to send for execution of its order to the court within the local limit of the jurisdiction. मतलब वो लॉफुली अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना जो एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर है वो कोई कोर्ट के पास दे सकता है, दैट इज लोकल लिमिट जुरिसडिक्शन में उसके आता है। लीगलिटी तो ऑब्वियसली इन लोग का जो भी प्रोसीडिंग रहेगा वो जुडिशियल प्रोसीडिंग रहेगा, मतलब इट विल हैव अ लीगल बैकग्राउंड टू इट। सो सेक्शन 111 इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो उन लोग खुद का प्रोसीजर डिटरमाइन करेंगे, बट इन लोग को प्रोसीजर डिटरमाइन करने में नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। इन लोग के पास सेम पावर एज दैट ऑफ सिविल कोर्ट, और इन लोग जो भी जजमेंट देगा दैट विल बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। बस ये 3 पॉइंट अपने काम का है, वो भी एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। नाउ सेक्शन 112 इज अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगेन द सेम क्वेश्चन लाइज एग्जैक्टली सेम है 107, माइनर डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन ये है कि अपील टू अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल है तो कौन अपील कर सकता है। तो असेसी अपील कर सकता है जो अग्रीव पार्टी है। किससे अग्रीव पार्टी है? तो लास्ट में सेक्शन 107 में अपन ने पढ़ा था कि अग्रीव पार्टी है फ्रॉम द ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इधर जो अग्रीव पार्टी यहाँ पे है फ्रॉम द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 107 और 108। 107 का मतलब ये हो गया कि अगर तुम लोग को अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो आप लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, या रिविजनल अथॉरिटी से प्रॉब्लम है तो भी तुम लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। बट यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब एकदम फर्स्ट स्टेज ऑफ अपील था, उन लोग जब ऑर्डर पास करेगा तो अपने को उससे प्रॉब्लम होएगा। तो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया 8 लाख रुपीस का, मेरे हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी 5 लाख रुपीस का आना चाहिए, तो आई विल बी अ अग्रीव पार्टी। बट अगर सपोज उसने 8 लाख का ऑर्डर पास किया, मैंने 5 लाख रुपीस का बोला कि लाइबिलिटी आना चाहिए, और ये मैटर अपना चला गया अपीलेट अथॉरिटी के पास सेक्शन 107 में। अपीलेट अथॉरिटी दोनों में से किसी के भी फेवर में जजमेंट दे सकता है। वो ऐसा भी बोल सकता है कि जो लाइबिलिटी है वो 8 लाख रुपया राइट है, या तो ऐसा भी बोल सकता है कि 8 लाख रुपीस का ऑर्डर रॉन्ग है, ऑर्डर शुड हैव बीन पास फॉर 5 लाख। तो जब सेक्शन 107 में अपील जाता है, मतलब अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो उन लोग जब डिसीजन देता है तो डिसीजन दोनों में से कोई भी पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में हो सकता है। अगर मेरे फेवर में तो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट होएगा, डिपार्टमेंट के फेवर में तो मेरे अगेंस्ट होएगा। तो सेक्शन 112 में जो अपील रहेगा दैट कैन बी फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट आल्सो, और इट कैन बी फाइल्ड बाय द असेसी आल्सो। मतलब यहाँ पे अग्रीव पार्टी 2 जन हो सकता है, या तो मैं हो सकता हूँ या तो डिपार्टमेंट जिसने ओरिजिनल ऑर्डर पास किया था। अगर अपने को अपील करने का है तो सेम टाइम लिमिट है, अपन जब अपील करेगा तो टाइम लिमिट एप्लीकेबल इज 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, बराबर है। सो ये सब ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है, सेम वही रिपीटेशन है, बराबर है। सो अ पर्सन अग्रीव अंडर सेक्शन 107 और 108, मतलब रिविजनल अथॉरिटी के अगेंस्ट प्रॉब्लम है तो भी तुम लोग 112 में अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। अपने को अपील करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, बराबर है। रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, ये नया पॉइंट है, इधर उधर नहीं था। यहाँ पे बोलता है कि अगर जो लाइबिलिटी है, अमाउंट ऑफ टैक्स, फाइन्स और पेनल्टीज इन्वॉल्व अगर है डज नॉट एक्सीड ₹50,000, तो इन लोग के पास ऑप्शन है, इन लोग अपना केस रिजेक्ट कर सकता है।
So appellate tribunal may, in its discretion, refuse to admit any such appeal where the tax or input tax credit involved, or the difference in tax or input tax credit involved, or the amount of fine penalties up to या less than does not exceed ₹50,000. So basically ये normally इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है और असेसी भी अपील कर सकता है. तो अगर मैंने जो फर्स्ट केस ऑफ अपील था अपीलेट अथॉरिटी के पास, मैंने बोला कि लाइबिलिटी 5,50,000 है, डिपार्टमेंट वालों ने बोला लाइबिलिटी 5,90,000 है, सो 40,000 के लिए डिस्प्यूट चल रहा था. अपीलेट अथॉरिटी ने मेरे फेवर में जजमेंट दे दिया, बोला कि 5,50,000 लाइबिलिटी है. तो अभी 5,90,000 डिपार्टमेंट का था, बट मैं केस जीत गया. तो अगर डिपार्टमेंट को मेरे केस जीतने से प्रॉब्लम है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है. बट जब वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि 40,000 का सिंस अमाउंट इन्वॉल्व है तो केस नॉर्मली रिजेक्ट कर सकता है. तो उन लोग के पास पावर है. नॉर्मली डिपार्टमेंट खुद जाएगा तो उन लोग केस रिजेक्ट करता है. असेसी के लिए तो 50,000 रुपए भी एक बड़ा अमाउंट है, तो दे विल एक्सेप्ट द केस. डिपार्टमेंट बोलता है सेम जो 107 में प्रोविजन था वही सेम प्रोविजन इधर भी है, अपील बाय कमिश्नर. तो यहाँ पे अगर अपील करने का है किसको, तो अगर अपील हो रहा है 112 में दैट इज अपीलेट ट्रिब्यूनल को, तो कमिश्नर भी अपील कर सकता है. या तो ओन मोशन पे कर सकता है, या तो उसको स्टेट कमिश्नर या यूनियन टेरिटरी के कमिश्नर ने रिक्वेस्ट भेजा होगा कि जो लीगैलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ द डिसीजन के जो ऑर्डर पास हुआ है वो बराबर नहीं है, तो ये सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देगा 6 महीने के अंदर अंदर इन लोग अपील कर सकता है. तो सेम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड पॉइंट सेम है. ऊपर भी अग्री पार्टी 107 में भी अपील 2 जन कर सकता था, या तो मैं कर सकता था या तो कमिश्नर कर सकता था. इधर भी सेम है, आइदर इट कैन बी बाय असेसी, बट असेसी के बदले अग्री पार्टी है. इधर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो असेसी, दोनों में से कोई भी अपील कर सकता है, या तो कमिश्नर अपील कर सकता है. ट्रीटमेंट ऑफ अपील बाय द कमिश्नर, ये सेम वही पॉइंट वापस से रिपीट हो रहा है जो अपने काम का नहीं है. कमिश्नर अगर अपील करेगा तो उसको ऐसा मानेंगे कि पहली बार अपील किया है और न्यू अपील प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है. अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि विनिंग पार्टी अपील में अपीलेट अथॉरिटी में मैं था और लूजिंग पार्टी डिपार्टमेंट था, तो मैं विनिंग पार्टी हूं, लूजिंग पार्टी डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट जब अपील करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास तो उन लोग जीएसटी एपीएल फॉर्म फाइल करेगा. बराबर है. जैसे उन लोग ने जीएसटी एपीएल फॉर्म फाइल किया, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो मेरे को इंटीमेशन देगा कि आप लोग के अगेंस्ट जो आप केस जीता था उसके अगेंस्ट अभी अपील हो रहा है, तो आप लोग को क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए 45 डेज का टाइम दिया है. आप 45 डेज के अंदर अंदर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करो. मतलब जो विनिंग पार्टी है वो मोको फाइल करेगा मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन 45 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस. तो जब से अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने को नोटिस भेजेगा कि आपके अगेंस्ट और अपील हो गया है तो आप मोको फाइल करोगे, और जो लूजिंग पार्टी था वो अपना अपील फाइल करता है नॉर्मल. एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, अपने पास 3 महीने का टाइम है, कमिश्नर के पास 6 महीने का टाइम है. अथॉरिटी को अगर लगता है कि टाइम लिमिट एक्सटेंड करना चाहिए फॉर अ वैलिड रीजन तो इन लोग एक्सटेंड कर सकता है. प्री डिपॉजिट अपन ने सेक्शन 107 में पढ़ा था, प्री डिपॉजिट 10% है. इधर मेरे को बोलता है अ सम इक्वल टू 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट in addition to the amount paid under subsection 6 of 107. मतलब 107 सेक्शन में अपन ने 10% टैक्स ऑलरेडी भर दिया होगा प्री डिपॉजिट, और बैलेंस के लिए अपने को क्या आएगा, स्टे ऑर्डर. जब अपील इधर जाएगा तो वो बोलता है कि जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है अमाउंट के लिए, वो अमाउंट का 20% भरना पड़ेगा. 20% मतलब इन एडिशन टू 10% जो अपन ने ऑलरेडी पे फाइल किया था 107 में. तो 107 में जो पे किया वो तो पे कर ही दिया है, उसके अलावा 20% एक्स्ट्रा प्री डिपॉजिट इधर भरना पड़ेगा. स्टे ऑर्डर सेम है. एवरी एप्लीकेशन मेड बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल in an appeal for rectification of an error or restoration of appeal or application shall be accompanied by a fees as may be prescribed. तो जो फीस है वो नीचे वाले पॉइंट में आ जाएगा, तो फीस अपने को भरना पड़ेगा along with अपील का फॉर्म. बराबर है, ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ 1-2 पॉइंट की डिफरेंस है. एक पॉइंट जो इधर डिफरेंस है, इधर अग्री पार्टी जरूरी नहीं है सिर्फ असेसी होएगा, इधर अग्री पार्टी असेसी भी हो सकता है और डिपार्टमेंट भी हो सकता है. प्री डिपॉजिट उधर 10% था, प्री डिपॉजिट इधर 20% है. बाकी एवरीथिंग इज सेम. कमिश्नर भी अपील कर सकता है, अपन भी अपील कर सकता है. उधर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन का कोई पॉइंट नहीं था, इधर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन भी फाइल करना पड़ेगा. उधर रिजेक्शन अलाउड नहीं था, इधर 50,000 का केस है तो मैटर रिजेक्ट कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अपन ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने वाला है, वो मेरे को बोलता है कि फीस कितना पे करना पड़ेगा. सो मेरे को बोलता है जब भी आप अपील फाइल करोगे तो अपील के फॉर्म के साथ साथ आप लोगों को फीस भरना पड़ेगा, एंड फीस विल बी 1,000 रुपीज फॉर एवरी 1 लाख.
तो अगर 2 लाख रुपए का केस है तो 2,000 रुपया भरना पड़ेगा। आई थिंक समझेगा। 1,000 रुपीज फॉर एवरी, मैक्सिमम अमाउंट बोला है 25,000। तो आप लोग जब भी यहाँ पे अपील फाइल करोगे तो आप लोग को जीएसटी एपीएल फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके साथ 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 आप लोग को एडिशनल फीस भरना पड़ेगा, और जो फीस है दैट इज 1,000 रुपीज फॉर एवरी 1 लाख एंड मैक्सिमम 25,000 बोला हुआ है। डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है कि अगर एसएससी को अपील करने का है तो जीएसटी एपीएल 5 में एप्लीकेशन देगा, और अगर मैंने अपील किया या डिपार्टमेंट जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ओरिजिनल, उसमें से दोनों में से किसी को भी अपील करने का है तो एपीएल 5 है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो फाइल होएगा वो फाइल होएगा एपीएल 6 के अंदर अंदर। और अगर कमिश्नर अपील के लिए जा रहा है तो कमिश्नर को अपील करना पड़ेगा जीएसटी एपीएल 7 के अंदर, बराबर है। सो अग्री पार्टी को अपील करने का है तो जीएसटी एपीएल 5 आएगा, मेरे को मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का है तो एपीएल 6 आएगा, और कमिश्नर को अपील करने का है तो एपीएल 7 आएगा। ऑब्वियसली जब डिपार्टमेंट अपील करेगा तो एडिशनल फीस एप्लीकेबल नहीं होएगा, फीस तभी आएगा जब एसएससी खुद अपील कर रहा है। तो अगर एसएससी अपील कर रहा है तो उसको 1,000 रुपए का फीस भरना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को भरने का जरूरत नहीं। आई थिंक समझेगा। ऑर्डर वापस से सेम टाइम बोला है कि ऑर्डर 1 साल के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए, बट इधर एक नया पॉइंट है, बराबर से बढ़ाना। Passing of order. Appellate tribunal may, after giving parties to appeal an opportunity of being heard, pass an order as it thinks fit, or may refer the case back to appellate authority, revision authority, or adjudicating authority. Fresh adjudication taken into additional evidence if necessary. मतलब अपन ने 107 में स्पेसिफिकली बोला था कि कुछ भी हो जाए केस रिफर बैक नहीं हो सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या बोला है कि सपोज अपीलेट अथॉरिटी मतलब कमिश्नर अपील या रिविजनल अथॉरिटी 108 वाला या ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये तीनों में से कोई भी अथॉरिटी ने अगर सपोज जजमेंट पास किया है जिसके अगेंस्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास केस चल रहा है, जब एक केस डिस्कशन हो रहा था तो अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलता है एग्जैक्टली सेम केस पहले डिस्पोज ऑफ हो चुका है, पहले ये मैटर के ऊपर जजमेंट ऑलरेडी पास हो चुका है, या तो ट्रिब्यूनल ने पास किया है ऑलरेडी या तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ये केस वापस से बेच सकता है, या तो रिविजनल अथॉरिटी के पास उसने ऑर्डर पास किया तो, या तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अगर उन लोग ने ऑर्डर पास किया तो, या तो ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, मतलब या तो अपीलेट अथॉरिटी या तो रिविजनल अथॉरिटी या तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उन लोग को केस वापस से बेच सकता है और उन लोग को बोल सकता है बेस्ड ऑन दिस डायरेक्शन तुम लोग को एक जजमेंट पास करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल 1 साल में पास होना चाहिए। Whatever might be the order, they have a power to refer the case back. Adjournment same है, maximum 3 to a party. Rectification of mistake यहाँ पे न्यू पॉइंट है जो अपन ने उधर नहीं पढ़ा था। किधर नहीं पढ़ा था सर? 107 में अपन ने रेक्टिफिकेशन का पॉइंट नहीं पढ़ा था। सो रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट मेरे को बोलता है कि इट इज वेरी सिंपल, रेक्टिफिकेशन और रिवीजन में डिफरेंस है। मैंने 108 में रिवीजन बताया था। रिवीजन मतलब पूरा ऑर्डर चेंज करना, रेक्टिफिकेशन मतलब माइनर मिस्टेक है तो 5% रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना चाहिए था बट गलती से ऑर्डर में 12% लिख दिया एंड सो ऑन। तो मेरे को यहाँ पे बोलते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में अमेंड एन ऑर्डर पास्ड बाय इट, खुद का ऑर्डर खुद ही रेक्टिफाई कर रहा है। अगर कोई एरर अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, या तो उसको खुद को मालूम पड़ गया कि मैंने मिस्टेक किया है, या तो असेसी ने बोला कि तूने मिस्टेक किया, या तो अथॉरिटीज ने बोला है। किसी से भी अगर उसको नोटिस में आ रहा है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर रेक्टिफाई कर सकता है। और अगर अमेंडमेंट की वजह से लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा जो भी अग्री पार्टी है उसको। तो सपोज इन लोग ने लाइबिलिटी रेट ऑफ टैक्स 5% चार्ज कर दिया था इंस्टेड ऑफ 12, तो अभी इन लोग रेक्टिफाई करके उसको 12% करेगा तो अपना लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो उसको मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना कंपलसरी हो जाएगा, बराबर है। 1 ईयर में मैटर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं 1 ईयर, बराबर है। फॉरवर्ड ऑफ कॉपी अपील अगेंस्ट वो सब ठीक है। तो 117 में आप अपील जा सकते हो तो 118 में अपील जा सकते हो, बराबर है। सो दैट इज 112 एंड 113 अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऐसा बोलेगा तो चलेगा। ओके, अगर मैं तुम लोग कैसा बोलो पॉइंट नंबर 1, बराबर है। ध्यान से सुनना ना प्लीज।
ओके, मैं बोल सकता हूँ पर्टिकुलर्स, मैं अभी तुम लोग को वो मार्क करवा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। ओके, पॉइंट नंबर 1, हु कैन अपील, बराबर है। सो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अपील कौन कर सकता है? मैं असेसी लिख रहा हूँ, असेसी अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब डिपार्टमेंट का वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला, बराबर है। सो हुएवर इज असेसी, असेसी मतलब अपन लोग अपील करेगा इधर, तो असेसी जो अग्रीड है बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को। अपीलेट ट्रिब्यूनल को कौन अपील कर सकता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी यहाँ पे कोई भी हो सकता है, अग्रीव पार्टी या तो असेसी हो सकता है, या तो अग्रीव पार्टी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बराबर है, जिसके अगेंस्ट जजमेंट पास हुआ है। अग्रीव पार्टी अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 107 और अंडर सेक्शन 108, बराबर है। 107 में अपना अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील हो रहा है, उन लोग ने जो ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो, या तो 108 के हिसाब से रिवीजन अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। तो अपील अगर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने का है तो असेसी जाएगा जो अग्रीव्ड है ऑर्डर पास करने के लिए, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास असेसी या तो डिपार्टमेंट, दोनों में से कोई भी जा सकता है जो अग्रीव पार्टी है अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से या तो रिवीजन अथॉरिटी ऑर्डर से। इन बोथ द केसेस commissioner can file an appeal, can file an appeal, can file an appeal if, sorry, on its own motion, or if brought to notice by commissioner of state और यूनियन टेरिटरी, बराबर है। सो ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। सो असेसी अपील कर सकता है, अगर असेसी अपील के साथ साथ कमिश्नर भी अपील कर सकता है, बराबर है, फाइन। सो इफ यू वांट टू कॉपी, मैं समरी दे रहा हूँ, एक रेड पेन साइडिंग देना, समरी फॉर सेक्शन 107 एंड 108, summary for section 107 and 108, sorry, section 107 and 112, section 107 and 112, उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा हु कैन अपील, दिस इज फर्स्ट पॉइंट हु कैन अपील, और अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों में डिफरेंस आएगा। कमिश्नर वाला पॉइंट कॉमन है, ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 मैं बोल सकता हूँ फॉर्म्स फॉर अपील, फॉर्म्स फॉर अपील, यहाँ पे अगर एसएससी को अपील करने का था, सो एसएससी को अपील करने का है जीएसटी एपीएल, फॉर्म नंबर कौन सा था? फॉर्म नंबर 1 में था। अगर कमिश्नर को अपील करने का है तो कमिश्नर अपील करता है जीएसटी एपीएल
फॉर्म नंबर 3 के अंदर, बराबर है। इधर अग्रीव पार्टी को अगर अपील करने का है तो GST APL फॉर्म नंबर 5 आता है, और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का है तो GST APL 6 आएगा, और कमिश्नर को अगर अपील करने का है तो GST APL 7 फॉर्म आएगा, बराबर है। सो फॉर्म्स ऑफ अपील तो यहाँ पे APL 1 और 3 में अपील करने का, यहाँ पे 5 और 7 में, बट यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का APL 6 के अंदर। ये जो AP लिखा है वो अग्रीव पार्टी मैंने लिखा है, तो यू कैन कॉपी इफ यू वांट टू। फॉर्म ऑफ अपील कॉपी करना, असेसी कमिश्नर, अग्रीव पार्टी मोको कमिश्नर। ओके फाइन, सो दैट वाज योर फॉर्म ऑफ अपील। पॉइंट नंबर 3 जो इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, पॉइंट नंबर 3, ओके, कैन केस बी रेफर्ड बैक, बराबर है। तो यहाँ पे केस कभी भी रेफर बैक नहीं हो सकता, यहाँ पे केस रेफर बैक हो सकता है। यस, किसको रेफर बैक हो सकता है? टू अपीलेट अथॉरिटी को, और टू रिविजनल अथॉरिटी को भी हो सकता है, और टू ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी जा सकता है। सो पॉइंट नंबर 3, कैन केस बी रेफर्ड बैक, तो 107 में केस रेफर बैक नहीं हो सकता है, 10112 में केस रेफर बैक हो सकता है अपीलेट अथॉरिटी को, या तो रिविजनल अथॉरिटी को, या तो ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3, कैन केस बी रेफर्ड बैक, ये कैन लिखा है, कैन केस बी रेफर्ड बैक। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 जो मैं लिखा रहा हूं तुम लोग को, पॉइंट नंबर 4, दैट इज प्री डिपॉजिट। प्री डिपॉजिट ये मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, प्लीज तुम लोग टेक्स्ट बुक से देख के फुल फॉर्म लिख सकते हो। प्री डिपॉजिट, ओके, इधर क्या था, 100% ऑफ एक्सेप्टेड अमाउंट, बराबर है। तो जो अपन ने खुद ने लाइबिलिटी बोला है वो तो मेरे को पूरा भरना पड़ेगा, और इधर था 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, डिस्प्यूटेड अमाउंट, और बाजू में था 20% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, बराबर है। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्री डिपॉजिट। पहले 100% तो दोनों में सेम है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे 10% आएगा और राइट हैंड साइड पे 20% आएगा। सो प्री डिपॉजिट फीस मैंने आप लोग को लिख के दी है। ओके, पॉइंट नंबर 5, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, इधर रेक्टिफिकेशन का कोई पॉइंट नहीं आता है, और यहाँ पे बोलता है रेक्टिफिकेशन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर, बराबर है। रेक्टिफिकेशन का पॉइंट 107 में ही था, तो अगर उधर अपेरेंट मिस्टेक होएगा तो ट्रिब्यूनल रेक्टिफाई कर सकता है, या तो रिविजनल अथॉरिटी कर सकता है। इधर अगर रेक्टिफिकेशन है तो विद इन 3 months फ्रॉम द डेट
ऑफ ऑर्डर रेक्टिफिकेशन हो सकता है। 107 में लिखा हुआ नहीं है तो भी कोर्ट के पास जनरल पावर हो ही सकता है कि वो अपना जो ऑर्डर पास किया वो रेक्टिफाई कर सकता है, बट 107 में स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। 112 113 में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है। ओके, आई थिंक इतना समझा है। तो ये 113 में और कुछ एडिशनल पॉइंट नहीं है जो 113 और 112 में सेम है, वो बाकी सब पॉइंट सेम ही है। रेक्टिफिकेशन नया था, टाइम लिमिट सेम है। इफ यू वांट टू ऐड टाइम लिमिट यू कैन ऐड टाइम लिमिट। टाइम लिमिट ऐड कर दो ना, रोमन नंबर 6 लिखना और टाइम लिमिट लिख के लिखना। ऑर्डर मस्ट बी पास्ड दोनों में सेम है, विद इन 1 ईयर। ऑर्डर मस्ट बी पास्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज फाइल्ड। Order must be passed within 1 year from the date when it is filed. From the date when it is filed. नेक्स्ट अप इज अपीलेट ऑर्डर टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये एकदम बेसिक है और मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ डिटेल में, बिकॉज आप लोग के एग्जाम में कभी पूछा हुआ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी पर्सन अग्रीव्ड सेक्शन 117 मेरे को बोलता है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय स्टेट बेंच और एरिया बेंच ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल may file an appeal to high court. High court may admit such appeal if it is satisfied that the case involves substantial question of law. तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर केस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो केस हाई कोर्ट में नहीं आ सकता है। तो अगर लॉ के इंटरप्रिटेशन में कुछ प्रॉब्लम है या लॉ में कुछ चीज स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है तो आप हाई कोर्ट के पास आओ। अगर लॉ स्पेसिफिकली क्लियर है बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए वो लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है, फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन अगर प्रिसाइजली दिया हुआ है कोई प्रोडक्ट का, बट आपके केस में आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रोडक्ट इधर क्लासिफाई होना चाहिए नेक्स्ट हेडिंग में होना चाहिए, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो बोला है वो फाइनल आंसर है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ और वो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा वेदर उसके पास जो अपील फाइल किया है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो केस एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे को हाई कोर्ट बोलता है कि जैसे केस एक्सेप्ट हाई कोर्ट ने किया तो हाई कोर्ट पहले क्वेश्चन फॉर्मुलेट करता है। तो जब आप अपील करते हो तो आपका लैंग्वेज और अथॉरिटीज का लैंग्वेज इंग्लिश एकदम प्रॉपर नहीं होता है, बट हाई कोर्ट को एकदम प्रॉपर लैंग्वेज में जजमेंट देना पड़ता है। तो पहले इन लोग अपना क्वेश्चन ऑफ जो लॉ है वो फ्रेम करेगा, वो फ्रेम करने के बाद इन लोग जजमेंट पास करेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट जो है वो कुछ बोला हुआ नहीं है, सो दे हैव एट देयर डिस्क्रिप्शन दे कैन डिस्पोज ऑफ द अपील। सो ओनली डिफरेंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज 117 में अपील किसके अगेंस्ट कर सकता है, तो अग्रीव पार्टी बाय एनी ऑर्डर पास बाय स्टेट बेंच और एरिया बेंच बोला है। हाउएवर इफ यू गो टू सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट वाले पॉइंट में मेरे को बोलता है एन अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एन ऑर्डर पास बाय नेशनल बेंच और रीजनल बेंच ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब मैं बोलता हूँ एरिया और अगर कौन सा बेंच था, एरिया बेंच था और स्टेट बेंच है तो आप लोग किधर जाएगा, हाई कोर्ट के पास। बट अगर नेशनल बेंच और रीजनल बेंच है तो तुम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। मतलब तुम्हारा एक प्रोसीजर रिड्यूस हो गया। सर एक प्रोसीजर रिड्यूस हो गया मतलब क्या, एक प्रोसीजर रिड्यूस होने का मतलब ये है कि ऑर्डर पास किसने किया था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, बराबर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब फर्स्ट अथॉरिटी, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, वो वाले लोग। ओके फाइन, बराबर है। अभी जब इन लोग ने ऑर्डर पास किया तो इन लोग के अगेंस्ट किसको प्रॉब्लम हो सकता है, इन लोग के अगेंस्ट सिर्फ असेसी को प्रॉब्लम हो सकता है। सो असेसी अग्रीव पार्टी है, अग्रीव पार्टी है। अगर असेसी अग्रीव पार्टी है तो ये क्या करेगा, ये अपील फाइल करेगा। अपील किसको करेगा, सबसे पहला स्टेज ऑफ अपील होता है अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, बराबर है। कौन अपील कर सकता है, असेसी करेगा तो जीएसटी एपीएल 1 फॉर्म में करेगा, कमिश्नर करेगा तो जीएसटी एपीएल 3 फॉर्म में करेगा।
बराबर है। एक बार अच्छे से सुनना ना प्लीज। ऑर्डर किसने पास किया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। इन लोग ने जो ऑर्डर पास किया उससे असेसी अग्री पार्टी है। अगर असेसी अग्री पार्टी है तो वो जीएसटी एपीएल 1 में अपील करेगा। कमिश्नर को प्रॉब्लम है तो जीएसटी एपीएल 3 में अपील करेंगे। पहला अपील किसको जाएगा? अपीलेट अथॉरिटी के पास। अपीलेट अथॉरिटी फिर ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर बाय अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर जो है वो कितने टाइम में पास होना चाहिए? 1 ईयर में हो जाना चाहिए। बराबर है। सो अगर अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर पास हो गया है, okay, बराबर है। सो इन लोग के अगेंस्ट अग्रीव पार्टी 2 जन हो सकता है। इन लोग के अगेंस्ट अग्रीव पार्टी कौन कौन हो सकता है? या तो असेसी अग्रीव पार्टी हो सकता है, या तो इन लोग के अगेंस्ट जो अग्रीव पार्टी होएगा वो कौन हो सकता है? अपीलेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो सकता है। जो भी अग्रीव पार्टी है उन लोग अपील फाइल करेगा, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। फॉर्म नंबर कौन सा था इधर? जीएसटी एपीएल 5, जीएसटी एपीएल 6 में मोको जाता है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जीएसटी एपीएल 7 में कमिश्नर अपील करेगा। बराबर है। सो कमिश्नर के लिए जीएसटी एपीएल 7 एप्लीकेबल है। इन लोग ने अगर एक बार अपील किया अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल को, तो इधर से 2 क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होएगा या तो क्वेश्चन ऑफ लॉ होएगा। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो यहाँ पे केस खत्म हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास तुम लोग नहीं जा सकता है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो तुम लोग आगे बढ़ सकता है, यू कैन गो टू हाई कोर्ट और यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास जाने का है तो फॉर्म नंबर है जीएसटी एपीएल 8। बराबर है। इधर कोई फॉर्म नंबर नहीं है। और यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, और यहाँ पे मैं अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद यहां से ही मैं तुम लोग के लिए और एक एरो बना रहा हूं जो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है। प्लीज तुम लोग नीटली बनाना है ये सब। बराबर है। ओके। एकदम गंदा ड्राइंग है मेरा, प्लीज तुम लोग नीटली करना। यहाँ से इधर सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास कभी जाएगा? जब रीजनल बेंच या तो नेशनल बेंच ने डिसीजन पास किया है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल से केस सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, जो अपन ने इधर पढ़ा था। बराबर है। नेशनल बेंच और रीजनल बेंच। बराबर है। सो यहाँ पे सीधा केस विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैनर ऑफ अपील है। ऑर्डर पास सबसे पहले करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। उससे अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो असेसी अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को। फॉर्म नंबर मैंने दिया हुआ है। अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो अपील जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल को। बराबर है। और अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो मैटर क्लोज हो गया, क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो मैटर आगे बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो मैटर क्लोज हो गया, लॉ है तो हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाएगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ हाई कोर्ट, अगर एरिया बेंच सॉरी अगर रीजनल बेंच और नेशनल बेंच ने ऑर्डर पास किया। बराबर है। फाइन। सो ये मैनर ऑफ अपील है। इफ यू वांट टू कॉपी इट एज अ समरी यू कैन कॉपी दिस। पहले हेडिंग देना, मैं लिखा रहा हूँ, ये बहुत अनटाइडी है मेरा। रेड पेन से हेडिंग देना। ऑर्डर पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ऑर्डर पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके नीचे एरो बना के लिखना, सिंगल एरो बना के। assessee being an agree party, assessee being an agree party, assessee being an agree party। फिर उसके नीचे एरो बना के लिखना, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये कॉपी करो ना, ये पूरा लाइन बना के सब कॉपी करना।
जीएसटी एपीएल 1, जीएसटी एपीएल 3 कमिश्नर ब्रैकेट्स में लिखना, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी लिखना, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। अपील टू अपीलेट अथॉरिटी लिखा, उसके ब्रैकेट्स में लिखना अग्री पार्टी असेसी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, असेसी अग्री पार्टी असेसी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अग्री पार्टी असेसी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और उसके नीचे एरो बना के लिखना अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। और ये जीएसटी एपीएल 5 और 6 जो मैंने लिखा है हाईलाइटेड के नीचे, वो कॉपी करना। जीएसटी एपीएल 5 एपीएल 6 मोको लिखा है, बाजू में 7 कमिश्नर लिखा है, वो एरो के उधर लिखो प्लीज। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद 2 पॉइंट आएगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के नीचे डैश कर देना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के नीचे डैश करना। क्वेश्चन ऑफ लॉ के नीचे लिखना, नीचे एरो बना के हाई कोर्ट जीएसटी एपीएल 8, जीएसटी एपीएल 8। और हाई कोर्ट के नीचे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जीएसटी एपीएल 8। और ये देखो ना, अपीलेट ट्रिब्यूनल से सीधा एरो बनाना सुप्रीम कोर्ट के पास, और बाजू में लिखना रीजनल बेंच और नेशनल बेंच। रीजनल बेंच और नेशनल बेंच है तो हाई कोर्ट के पास नहीं आएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, रीजनल और नेशनल बेंच। बराबर है। सो ये मैंने तुम लोग को समरी दिया है अपील कैसे मैनर में डिस्पोज ऑफ होता है। तो पहले ऑर्डर पास किसने किया था? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। उधर से असेसी एग्री पार्टी था, वो अपील टू अपीलेट अथॉरिटी कर रहा है, जिसका मैंने फॉर्म नंबर दिया है। अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, उससे असेसी या किसी को भी प्रॉब्लम होएगा, उन लोग अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, उसका मैंने फॉर्म नंबर लिखा है। ट्रिब्यूनल से क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो मैटर क्लोज हो गया, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, फैक्ट है तो मैटर क्लोज हो गया, लॉ है तो हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, बट रीजनल बेंच और नेशनल बेंच है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। जीएसटी एपीएल 8 उसका फॉर्म नंबर है। बराबर है। सो दैट वाज योर अपील अंडर जीएसटी। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मैंने बताया। इसमें सेक्शन 120 121 तुम लोग को देखने का है। अपील रूल्स देखने का है तो देखना, काम का नहीं है। एक पॉइंट बहुत काम का है अपील रूल्स में, ये वाला प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस। प्लीज समझना, अपन ने पढ़ा था कि ग्राउंड ऑफ अपील अपन ऐड कर सकता है। तो मैंने जब पहली बार अपील किया तो मैंने ग्राउंड ऑफ अपील में 3 मैटर लिखा था, बट डिपार्टमेंट बोलता है इन जनरल टर्म्स एडिशनल एविडेंस कभी अलाउ नहीं होता है। तो जो एविडेंस आप लोग ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास प्रोड्यूस किया था, वही एविडेंस आप लोग अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास प्रोड्यूस कर सकता है। हाउएवर गवर्नमेंट बोलता है 4 केसेस में हम लोग एडिशनल एविडेंस अलाउ करेगा। केस नंबर 1 बोलता है कि अपीलेट अथॉरिटी ने वो रिफ्यूज कर दिया था एविडेंस एडमिट करने से, मतलब मैं उसके पास एविडेंस लेके गया था बट उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। सो पहला केस बोलता है अथॉरिटी हैज रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंस। तो अगर सपोज अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास केस चल रहा है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल तुम्हारे से एविडेंस जो मांगेगा वो वही एविडेंस होना चाहिए जो पहले तुम लोग ने सबमिट किया था। नया एविडेंस वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब तुम लोग प्रूव कर सकता है कि मैंने पहले वाले अथॉरिटी को भी एविडेंस दिया था बट उसने रिजेक्ट कर दिया था, या तो मेरे को ये एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहिए था बट बिकॉज ऑफ सफिशिएंट रीजन मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल मेरे को एक पर्सन को प्रोड्यूस करना था बट वो पर्सन वो टाइम पे अवेलेबल नहीं था, आउटसाइड इंडिया था। तो appellant was prevented by sufficient cause from producing an evidence called upon by the adjudicating authority or appellate authority। तो जो adjudicating authority ने है वो टाइम पे मेरे से प्रूफ मांगा था पर मैं प्रूफ प्रोड्यूस नहीं कर पाया और मेरे पास उसके लिए सफिशिएंट कॉज है, या तो उसने प्रूफ नहीं मांगा था, मुझे वॉलंटरीली प्रोड्यूस करना था बट फिर भी मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया बिकॉज मेरे पास वो टाइम पे अवेलेबल नहीं था। दैट इज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और ये दोनों पॉइंट सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि पॉइंट नंबर बी में अथॉरिटी ने एविडेंस मांगा था और मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर सी ने अथॉरिटी ने एविडेंस नहीं मांगा था, मुझे वॉलंटरीली प्रोड्यूस करना था बट वो टाइम पे अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया। सो टोटल 4 केस में एडिशनल एविडेंस अलाउ होगा। पहला केस मैंने प्रोड्यूस किया बट उन लोगों ने रिजेक्ट किया। दूसरा केस उन लोगों ने डिमांड किया बट मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया फॉर अ सफिशिएंट कॉज। तीसरा केस उन लोगों ने डिमांड नहीं किया, मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए था बट मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया फॉर अ सफिशिएंट कॉस्ट। और चौथा केस उसने मेरे को टाइम ही नहीं दिया था प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसने ऑर्डर पास किया विदाउट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू द एप्लीकेंट।
बराबर है। सो नॉर्मली 4 केसेस में एडिशनल एविडेंस अलाउ होता है। फर्स्ट केस हो गया व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द असेसी बट रिजेक्टेड बाय द ऑफिसर। सेकंड केस, ऑफिसर ने प्रोड्यूस करने का टाइम ही नहीं दिया, सीधा जजमेंट पास कर दिया। नेक्स्ट 2 केस में मुझे प्रोड्यूस करना था बट मैं नहीं कर पाया फॉर अ सफिशिएंट कॉस्ट। लास्ट केस में उसने डिमांड किया था बट मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया फॉर अ सफिशिएंट कॉस्ट। तो एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील अलाउ हो सकता है बट एडिशनल एविडेंस अलाउ नहीं हो सकता है। और अगर ये 4 केस में ऑफिसर ने अलाउ किया भी से ट्रिब्यूनल ने अलाउ किया, तो ट्रिब्यूनल को इन राइटिंग लिख के रखना पड़ेगा कि व्हाई हैज ही अलाउड एडिशनल एविडेंस। और ये जब एडिशनल एविडेंस उसके पास आएगा तो वो पहले पुराने ऑफिसर को देगा, अपीलेट अथॉरिटी या तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि नया एविडेंस आया है, तुम लोग को अगर ये नया एविडेंस को देख के जजमेंट चेंज करने का है तो तुम लोग चेंज कर सकते हैं। सो नॉर्मली एडिशनल एविडेंस प्रोडक्शन अलाउड ही नहीं है। 4 केसेस में अलाउ करेगा, वो भी उसको रीजन लिखना पड़ेगा इन राइटिंग, और पहले पुराने अथॉरिटी को इंस्पेक्शन करने का टाइम देना पड़ेगा। अगर पुराना अथॉरिटी जजमेंट चेंज कर देता है तो मैटर क्लोज हो गया, नहीं तो इसको जजमेंट अलग से देना पड़ेगा। बराबर है। सो रूल्स में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है, वो सब काम का नहीं है। रूल्स कुछ काम का नहीं है, सिर्फ एडिशनल एविडेंस पढ़ के जाना, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। नॉन अपीलेबल डिसीजंस और ऑर्डर, नॉर्मली जो भी डिसीजन अपने अगेंस्ट होता है अपन ऑब्वियसली उसको अपील कर सकता है। हाउएवर गवर्नमेंट मेरे को बोलता है डायरेक्ट द ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब अगर सपोज मेरा केस एक ऑफिसर के सामने चल रहा है, सुपीरियर अथॉरिटी को लगता है कि इन लोग, ये जो ऑफिसर के सामने केस चल रहा है, इसने पैसा देके केस बंद करने वाला है, उसको लग रहा है कि वो करप्ट ऑफिसर है, तो उसने वो ऑफिसर से केस किसी और ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर दिया, तो मैं अपील नहीं कर सकता हूं, वो नॉन अपीलेबल ऑर्डर हो गया। सो अगर ऑर्डर एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास जा रहा है तो नॉन अपीलेबल है। अगर ऑर्डर है पर्टेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो नॉन अपीलेबल है। अगर गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट कॉज है तो सीज कर सकता है। बराबर है। प्रोसिक्यूशन नॉन अपीलेबल है, और सेक्शन 80 अपन आगे पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा, तो सेक्शन 80 का ऑर्डर नॉन अपीलेबल। तो देयर आर 4 ऑर्डर विच आर नॉन अपीलेबल। अगर एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर में प्रोसीडिंग जा रहा है, या तो सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, या तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो गया है, तो वो सब के अगेंस्ट तुम लोग अपील नहीं कर सकते। आई थिंक समझे। 120 सेक्शन एक बार रेफर करना, बाकी कुछ काम का नहीं है। ओके, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ये सब कभी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, एक बार ओवरव्यू लेके जाना, बाकी तो मैंने तुम लोग को लिखा दिया। बराबर है। तो दैट वाज योर अपील अंडर जीएसटी। ये चैप्टर बहुत सारा पॉइंट तुम लोग को सेल्फ स्टडी की तरह पढ़ना पड़ेगा, प्लीज रिमेंबर। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जितना मैंने नोटबुक में लिखाया उसके बियॉन्ड अगर तुम लोग को कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो वहाँ पे कॉपी कर लेना। एग्जाम डे पे रिविजन होने नहीं वाला है, और रेदर तुम लोग नॉर्मल रिवीजन भी करेगा तब तुम लोग ये सब चैप्टर नॉर्मली इग्नोर करेगा। तो सी टू इट दैट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेक श्योर यू राइट इन नोटबुक। सिर्फ नोटबुक में एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, वो मैं लिखवा रहा हूँ, सेक्शन 108। तो मैंने 107 112 में डिफरेंशिएशन बताया, अपील का हायरार्की बताया, पहले इसके पास फिर इसके पास फिर इसके पास। अब एक लास्ट पॉइंट लिखना, नोट करके लिख दो, सेक्शन 108 रिवीजन अथॉरिटी, रिवीजनल अथॉरिटी, सेक्शन 108 रिवीजनल अथॉरिटी। उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखना, रिवीजनल अथॉरिटी कैन revise an order. Revisional authority can revise an order, red pen से, passed by its subordinate officers, by its subordinate officers. Point number 2, revisional authority can revise the order